Hello everyone, welcome to my channel all about civil. Civil third semester environmental studies. हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था यूनिट 1 इंट्रोडक्शन। तो एक बार देख लेते हैं कि हमने लास्ट में क्या क्या टॉपिक्स कवर किए थे। हमने देखा था इंट्रोडक्शन, इकोलॉजी। इकोलॉजी का जो वर्ड है वो उसका मीनिंग क्या है। इकोस हाउस और लोगोस मीन्स स्टडी ऑफ, यानी कि हाउस या फिर किसी प्लेस का स्टडी करना इकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट हमने देखा था कि इकोलॉजी एक्चुअल है क्या। तो इकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट, यानी कि ये एक स्टडी है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का आपस में रिलेशन कैसा है और आपस के साथ साथ उनका फिजिकल एनवायरनमेंट से रिलेशन कैसा है। इसे हम बोलते हैं इकोलॉजी। दूसरी डेफिनेशन, इट इज़ द स्टडी ऑफ हाउ ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट विद वन अनदर एंड विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट, यानी कि कैसे इंटरेक्ट करते हैं वो आपस में, वही चीज़ की कैसे तालमेल बिठाते हैं आपस में और साथ ही साथ फिजिकल एनवायरनमेंट में। जैसे एग्जाम्पल था इसका फूड चेन। देख लेते हैं फूड चेन क्या होता है। फूड चेन शोज हाउ द ऑर्गेनिजम्स आर रिलेटेड विद ईच अदर बाय द फूड दे ईट। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि फूड चेन क्या होता है। फूड चेन एक लीनियर नेटवर्क होता है, यानी कि स्ट्रेट कनेक्शन होता है दो के बीच में, कि कैसे एक एनिमल या एक ऑर्गेनिज्म दूसरे पर डिपेंड है फूड के थ्रू। डायग्राम हमने समझा था कि सन जो अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का अर्थ पे, यानी कि जिसके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी है वो सन है। सन से कुछ एनर्जी हमारे प्लांट्स में आती है जिसे हम प्रोड्यूसर बोलते हैं। वाटर और सनलाइट के थ्रू उसमें एनर्जी आती है। नेक्स्ट लेवल पे ग्रासोपर जो कि उससे एनर्जी लेता है, उसे हम बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। फिर ये ग्रासोपर वाली एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है, जाती है फ्रॉग के अंदर। फ्रॉग को हम बोलते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। जब ये फ्रॉग को स्नेक खा लेता है तो फ्रॉग वाली एनर्जी चली जाती है स्नेक के अंदर। अब स्नेक को कौन खाता है? हॉक। हॉक वाली एनर्जी, हॉक के अंदर एनर्जी आ जाती है स्नेक की जब स्नेक को खा लेता है। और फिर फाइनली जब हॉक मर जाता है, उसकी डेड बॉडी मिल जाती है मिट्टी में, तो वो सारे उसके न्यूट्रिएंट्स, जितनी भी चीज़ें, मिनरल्स हॉक के अंदर प्रेजेंट थे, वो सब सॉइल में वापस से आ जाते हैं। तो ये है फूड चेन। फिर हमने देखा था लेवल्स ऑफ इकोलॉजी क्या है। 4 मेन लेवल्स हमने पढ़े थे इकोलॉजी में, जो थे ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी और लास्ट इकोसिस्टम। ऑर्गेनिज्म मैंने बताया था कोई भी सिंगल इंडिविजुअल, कोई भी सिंगल जिसके बेसिस पर हम पूरा स्टडी करते हैं। जैसे किसी ह्यूमन की लाइफ अगर हम देखें तो उसके बर्थ से लेके उसके डेथ तक जो भी कुछ रहा है हम उसके बेसिस पर स्टडी कर रहे हैं, तो उसे बोलेंगे ऑर्गेनिज्म या फिर इंडिविजुअल। सेकंड हमने देखा था पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मीनिंग होता था एक ही तरीके के बहुत सारे नंबर, एक ही तरीके के बहुत सारे इंडिविजुअल्स। जैसे पॉपुलेशन ह्यूमन बींग्स की हो सकती है, या फिर पॉपुलेशन कैट्स की हो सकती है, पॉपुलेशन टाइगर्स की हो सकती है, तो इन सब की पॉपुलेशन। थर्ड कम्युनिटी, यानी कि अलग अलग स्पीसीज़ की पॉपुलेशन। जैसे अगर हम एक सिटी देखें तो उस सिटी के अंदर हमारे पास बहुत सारे ह्यूमन बींग्स आते हैं, ह्यूमन बींग्स की पॉपुलेशन। उसके साथ में स्ट्रीट डॉग्स हैं बहुत सारे, उन डॉग्स की पॉपुलेशन। फिर कैटल्स हैं, जैसे गाय भैंस, ये सब कैटल्स के अंदर आते हैं, इनकी पॉपुलेशन अलग, और इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन अलग। तो ऐसे ही डिफरेंट स्पीसीज़ की डिफरेंट पॉपुलेशन को जब हम मिला देते हैं उसे हम बोलते हैं कम्युनिटी। कम्युनिटी के बाद हमारे पास आता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम हमने देखा था कि कम्युनिटी के साथ साथ, यानी कि डिफरेंट पॉपुलेशन और डिफरेंट स्पीसीज़ के साथ जब हम
एबायोटिक फैक्टर्स। जैसे अबायोटिक फैक्टर्स क्या होता था, जो भी लाइफ को इफ़ेक्ट करते हैं, इम्पैक्ट डालते हैं, पर उनके अंदर लाइफ नहीं होती, जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल, ये सब हमारे एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं पर इनके अंदर लाइफ नहीं होती। तो जब भी कम्युनिटी के साथ हमारे पास अबायोटिक फैक्टर्स आ जाते हैं, उसे हम बोलते हैं इकोसिस्टम। फिर मैंने एक्सप्लेन कराया था कि क्या क्या इंडिविजुअल की डेफिनेशन होगी हर एक एग्जाम्पल के साथ। जैसे आपको फिगर दिख रही है, एक रैबिट है यहाँ पर, तो ये रैबिट दिखा रहा है एक सिंगल इंडिविजुअल को। बेसिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट्स विथ इंडिविजुअल। नेक्स्ट देखते हैं पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जैसे मैंने बताया कलेक्शन होती है इंडिविजुअल्स की सेम स्पीसीज की, जैसे पॉपुलेशन ऑफ कैट्स या पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स। ये नहीं बोलना कि इसमें टाइगर है और लिखा पॉपुलेशन ऑफ कैट्स है। अब कैट्स की ही एक ब्रीड टाइगर भी है, वो सिर्फ एक एग्जाम्पल है और फिगर से भी वही समझाना चाह रहे थे। नेक्स्ट कम्युनिटी। कम्युनिटी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। जैसे मैं बताया था अभी कि डिफरेंट स्पीसीज की डिफरेंट पॉपुलेशंस। जैसे फिगर में आप लोग देख रहे होंगे, 2 टाइगर्स हैं हमारे पास, 3 रैबिट्स हैं और साथ में 2 ह्यूमन बींग्स हैं। तो अलग अलग पॉपुलेशन है अलग अलग स्पीसीज की, ये है कम्युनिटी। इसके बाद मैंने बताया था इकोसिस्टम। इकोसिस्टम कलेक्शन था कम्युनिटी का और अबायोटिक फ्रैक्शन का। तो ये सब कुछ हमने रिवाइज कर लिया। लास्ट में एक बार देख लेते हैं कि डिफरेंस क्या था इकोलॉजी और इकोसिस्टम में। इकोलॉजी हमने 2-3 बार अभी भी पढ़ लिया है और लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि इकोलॉजी स्टडी होता है रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट। और इकोसिस्टम कंफ्यूज नहीं करना है, इकोलॉजी और इकोसिस्टम में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना है। इकोलॉजी एक स्टडी है और इकोसिस्टम उसका एक एग्जाम्पल है कि कैसे ये इकोलॉजी देखने के लिए मिलता है रियल लाइफ में, कैसे हम इसका एग्जाम्पल देख पाते हैं। तो है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम इज अ प्लेस सच एज फॉरेस्ट वेयर इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स अकर। तो ये हमने कर लिया लास्ट लेक्चर का रिवाइज, क्योंकि अगर हम कनेक्ट होके पढ़ते हैं कि हमने पहले ये टॉपिक कवर किया, इसके बाद ये टॉपिक कवर किया, तो एक फ्लो में हम पढ़ पाते हैं। अगर हम नया टॉपिक स्टार्ट कर दें तुरंत से और कैसे वो पीछे से लिंक्ड है वो कनेक्ट नहीं हो पाता, इसलिए मैंने आपको पहले रिवाइज करा दिया। आज का टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमने 9th और 10th में सुन लिया था कि कुछ तरीके का डेवलपमेंट है, और सस्टेनेबल अभी हम समझेंगे कि सस्टेनेबल वर्ड हमने इसमें क्यों ऐड किया है और इसका क्या एक्चुअल मीनिंग है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे आप फिगर में देख सकते हो, डेवलपमेंट हो रहा है। डेवलपमेंट किस फॉर्म में हो रहा है कि कंस्ट्रक्शन हो रहा है, साइड में विंड मिल है, ट्रीज़ हैं, और इसका जो बैकग्राउंड है पूरा आपको ग्रीन दिख रहा होगा। ग्रीन से क्या मतलब है ये हम समझेंगे, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ग्रीन इनका क्या रिलेशन है ये हम देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। डेफिनेशन देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। सस्टेनेबल डेवलपमेंट is the development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs। यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट है जो आज की नीड्स को पूरा कर रहा है, दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट। आज की जो हमारी ज़रूरतें हैं वो पूरी हो रही हैं, लेकिन साथ ही साथ हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। कॉम्प्रोमाइज़ मीन्स ऐसा नहीं कर रहे हैं कि आज जो चीज़ है पूरी हमने यूटिलाइज़ कर ली और कल के लिए कुछ बचाया ही नहीं। हम हर हमेशा मनी सेव करके रखते हैं कि आज के लिए हम इतना काफ़ी है, ये चीज़ हम कल के लिए रख देते हैं। इतना पैसा, कुछ इमरजेंसी हुई, कुछ हेल्थ इशू हुआ तो हम उस चीज़ के लिए संभाल के रख लेते हैं थोड़ा पैसा। तो वैसे ही ऐसा डेवलपमेंट जिसमें हम अपनी आज की नीड्स, प्रेजेंट की नीड्स को तो पूरा करते ही हैं, लेकिन साथ साथ हम फ्यूचर के लिए भी
सेव करके रखते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा ख़त्म कर देते हैं, पूरा वेस्ट कर देते हैं कि कल की चिंता नहीं करनी है। वो चीज़ लॉन्ग टर्म वाली नहीं होती, क्योंकि जो है अगर हम उसे आज ही पूरा यूज़ कर लेंगे और कल हमें वो अवेलेबल प्राप्त नहीं हुई तो हम क्या करेंगे, हम उसके अभाव में रह जाएंगे, वो हमें नहीं मिल पाएगा कल। तो हम क्या करते हैं, जो चीज़ें आज की नीड्स पूरी करते हैं, साथ ही साथ बिना किसी भी चीज़ को वेस्ट किए, बिना किसी चीज़ का मिसयूज़ करे, हम उसे फ्यूचर के लिए भी बचा के रखते हैं। दूसरी डेफिनेशन देखते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ द आइडिया दैट ह्यूमन सोसाइटीज़ मस्ट लिव, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक आइडिया है जो कि हमारी सोसाइटी को, हमारे समाज को, सब कंट्रीज़ को फॉलो करना चाहिए एंड मीट देयर नीड्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स। यानी कि वही बात जो हमने पहले डेफिनेशन में पढ़ी है कि आज की नीड्स कंप्लीट कर लो, फुलफिल करो, लेकिन फ्यूचर की जो भी जनरेशन है उनके लिए भी कुछ चीज़ें बचा के रखो, कुछ चीज़ें छोड़ दो। Sustainable development which meets the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs. This most widely accepted definition of sustainable development was given by Brundtland Commission in its report Our Commission Future. एक रिपोर्ट आई थी Our Commission Future 1987 में ये रिवील हुई थी, पब्लिश हुई थी। तो ब्रटलैंड कमीशन ने ये टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट उसके अंदर दिया था और बकायदा उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, कैसे हम फॉलो कर सकते हैं, कैसे ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, ये सब कुछ चीज़ें एक्सप्लेन की थी उन्होंने। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉल्स फॉर अ कंसर्टेड एफर्ट्स टुवर्ड्स बिल्डिंग एन इंक्लूसिव, sustainable and resilient future for people and planet। इसका मतलब है एक एफर्ट्स, हमारे कुछ ऐसे एफर्ट्स जो कि हमारे फ्यूचर को सस्टेन करने के लिए, यानी कि कंटिन्यू रखने के लिए अवेलेबल हो सके। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं, नीड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको रेड के अंदर दिख रहा है। अब इससे जो चीज़ें लिंक्ड हैं, सबसे पहले बॉक्स देखिए, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इसका मीनिंग क्या है, क्यों हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हमें ज़रूरत पड़ी। तो उसके लिए हम पॉइंट्स देखते हैं कि ऐसा क्या हुआ, ऐसा हमने क्या ऑब्ज़र्व किया, क्या चीज़ हमने नोटिस की कि हमें लगा कि हम आज की नीड्स को पूरा कर रहे हैं पर फ्यूचर के लिए हम चीज़ें वेस्ट कर रहे हैं, हम सेव नहीं कर पा रहे हैं। कुछ चीज़ों के बेसिस पे ही तो हमें पता लगा होगा। तो वो चीज़ें हैं ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज क्या होता है, रिसोर्सेज जो भी चीज़ हमें फ़ायदा पहुंचा रही है और उसकी सप्लाई से हमारा काम आसान हो पा रहा है, तो वो रिसोर्स है। अब रिसोर्सेज का जो भी नेचुरल है, नेचर से जो हमें मिल रही हैं, हम उसमें कुछ मैन मेड यूज़ नहीं कर रहे हैं। नेचुरल रिसोर्सेज जो है उनका ओवर एक्सप्लॉयटेशन है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन का मीनिंग होता है बहुत ज़्यादा यूज़ करना, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। तो जितनी भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका ओवर एक्सप्लॉयटेशन जब होता है तो वो हमारे फ्यूचर के लिए ख़तरनाक है, क्योंकि फ्यूचर में जब, जैसे हम पेट्रोल की बात कर सकते हैं, आज हर एक इंसान अपने ऑफिस के लिए अलग कार में जाना पसंद करता है। तो जितना पेट्रोल वेस्ट हो रहा है इस रेट से, तो ऐसा टाइम भी आ सकता है कि आगे पेट्रोल बहुत कॉस्टली हो जाए, क्योंकि ये चीज़ें कॉस्टली कब होती हैं, जब उसका अवेलेबिलिटी कम हो, यानी कि वो चीज़ कम अवेलेबल हो तो वो महंगी हो जाती है। अगर इसी रेट से पेट्रोल लोग कंज्यूम करते रहे, ऐसे ही यूज़ करते रहे, जब भी रेड सिग्नल्स रहता है तो ऑफ़ नहीं करते हैं, वो पेट्रोल कन्वर्ट होता रहता है फ्यूल के अंदर, यानी कि उसका वेस्टेज है, वहाँ उसका कुछ पॉजिटिव यूज़ नहीं है। तो जहाँ उसका
प्रॉपर यूज़ नहीं होता है वहाँ उसका एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो अगर ऐसे पेट्रोल का वेस्टेज सब करते रहे तो आगे जाके कमी पड़ जाएगी उन चीज़ों की और वो अवेलेबल नहीं होंगी। तो ये पॉइंट हमने देखा कि किस चीज़ का ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उसे रोकने के लिए। द डिक्लाइन ऑफ मोर देन 60% ऑफ द वर्ल्ड्स मैराइन फिशरीज, 60% फिशरीज में कमी आई। ये भी हमने देखा कि इसका यानी कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो गई। 1 मिलियन स्पीसीज ऑन ट्रैक फॉर एक्सटिंक्शन, यानी कि 1 मिलियन स्पीसीज एक्सटिंक्ट होने लगी। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है ख़त्म हो जाना, गायब हो जाना। जैसे डायनासोर्स, जैसे एक डोडो बर्ड होती थी, ये हमने बस नाम ही सुना है कि डायनासोर हुआ करता था, हमने देखा नहीं है क्योंकि अब ये सब गायब हो चुकी है अर्थ से। तो जब भी किसी चीज़ का ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है, ओवर यूज़ होता है, तो वो चीज़ ख़त्म होने लगती है। तो ये पॉइंट हमने देखा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि हम चीज़ों का मिसयूज़ कर रहे हैं, ओवर एक्सप्लॉयट कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। स्कार्सिटी मीन्स कमी। तो इसका 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास। पहला, फूड प्रोडक्शन नीड्स टू डबल over the next 40 years at a time when almost 23% of the world's agricultural land has been degraded। यानी कि फूड प्रोडक्शन को हमें डबल करना पड़ेगा आने वाले 40 ईयर्स में। इसका मतलब आप समझ रहे हो, क्योंकि पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है और जितना भी लैंड वाला एरिया था, फार्मिंग वाला, कल्टीवेशन वाला, वो सब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो फूड प्रोडक्शन हमें डबल करना पड़ेगा आने वाले 40 सालों में, जबकि 23% वर्ल्ड्स एग्रीकल्चर लैंड हैज़ बीन डिग्रेडेड, यानी कि जितना भी 23% वर्ल्ड की एग्रीकल्चर लैंड है ये डिग्रेड हो चुकी होगी। डिग्रेड मीन्स उसकी क्वालिटी ख़राब हो चुकी होगी। अब ये स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है। अब हम इस चीज़ के लिए किसे ब्लेम करेंगे, यानी कि जब हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा, ना इतना पैसा होगा कि खरीद पाए, तो वो स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज हो जाएगा। हमारी जो बेसिक नीड्स हैं वही फुलफिल नहीं हो पाएंगी। एक और इसमें पॉइंट दिया है, नियरली 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन विल बी लिविंग इन वाटर स्कार्स या वाटर स्ट्रेस्ड एरियाज बाय 2025। हम इतने सारे कैंपेन्स चलाते हैं, इतने सारी एक्टिविटीज़ के थ्रू हम लोगों को अवेयर करते हैं कि सेव वाटर, सेव वाटर। क्यों सेव वाटर? क्योंकि वाटर लेवल जिस हिसाब से, जिस कंडीशन के अकॉर्डिंग कम होता जा रहा है, वो टाइम दूर नहीं है कि हमें वाटर के लिए भी बहुत ज़्यादा पे करना पड़ेगा। 500-600 की 1 लीटर बॉटल आएगी पानी की। वो टाइम अगर आएगा तो सोचो कि हम कैसे सरवाइव कर पाएंगे, कैसे रह पाएंगे। तो वही पॉइंट इधर लिखा है, नियरली 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन विल बी लिविंग इन वाटर स्कार्स या वाटर स्ट्रेस्ड एरियाज बाय 2025। कि अगर ऐसे ही रहा तो वर्ल्ड की 2/3 पॉपुलेशन वाटर स्कार्स एरिया में रहेगी। वाटर स्कार्स एरिया मीन्स जहाँ पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज में हमने खाना और पानी, ये 2 चीज़ें हमारी लिविंग के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने फूड प्रोडक्शन वाली आपको बात बताई कि फूड प्रोडक्शन अगर हमने आने वाले 40 ईयर्स में डबल ना किया तो पॉवर्टी से इतना ज़्यादा लोग मरेंगे, भूखमरी से इतने ज़्यादा लोग मरेंगे कि लोगों के लिए सरवाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ये स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है और बेसिक रिसोर्सेज। दूसरा पॉइंट मैंने वाटर से रिलेटेड बताया कि वाटर की कमी आने से वाटर स्कार्स एरियाज में 2025 तक 2/3 पॉपुलेशन इन एरियाज वाली हो जाएगी कि वाटर स्कार्सिटी है और वाटर स्ट्रेस्ड एरियाज, यानी कि पीने के लिए भी पानी बहुत मुश्किल से अवेलेबल है। एक और पॉइंट, क्लाइमेट चेंज। हमने 2 पॉइंट्स देख लिए, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, दूसरा स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज यानी कि रिसोर्सेज की कमी, और दूसरा ओवर एक्सप्लॉइट करना, मिसयूज़ करना, जितनी ज़रूरत नहीं है उससे भी ज़्यादा यूज़ करना, ओवर एक्सप्लॉयटेशन।
तीसरा पॉइंट बताते हैं, क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज का पहला है इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। इसका मतलब है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और इससे एक्सट्रीम वेदर की इवेंट्स हो रही हैं, जैसे कि टेम्परेचर राइज होना। जैसे अब प्लांट्स, जैसे पहले टाइम पे बहुत सारे प्लांट्स रहते थे तो पॉल्यूशन ज़्यादा नहीं रहता था, कंट्रोल्ड पॉल्यूशन रहता था, और टेम्परेचर जैसे आजकल इतना ज़्यादा होने लग गया, 50 के पास रहता है टेम्परेचर दिल्ली वगैरह में। तो ऐसा टेम्परेचर राइज पहले नहीं होता था क्योंकि पहले इतना पॉल्यूशन नहीं होता था। अब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर राइज कर रहा है, बढ़ रहा है, और साथ साथ वेदर की इवेंट्स भी चेंज हो रही हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग हम डिस्कस भी करेंगे, और अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे लेते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हीट अप ऑफ अर्थ, ऐसी गैसेस और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रैप हो जाना, अंदर ही रुक जाना, इससे बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे अर्थ का बैलेंस बिगड़ने लगा है, ऐसी ऐसी इवेंट्स होने लगी हैं, टॉर्नेडो आ जाना या फिर तूफान आना, बहुत सारे अजीब एक्टिविटीज़ हो जाना, ये सब क्लाइमेटिक चेंज है। क्लाइमेटिक चेंज का ये एग्जाम्पल है। दूसरा, राइजिंग सी लेवल्स, सी का लेवल बढ़ जाना अचानक से। एक्सटिंक्शन थ्रेट टू स्मॉल आइलैंड नेशंस ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। अब कुछ कुछ जो आइलैंड है, अगर सडनली लेवल इंक्रीज कर जाता है किसी भी सी का, तो उन एरियाज़ के लिए बहुत दिक्कत भरा है वो। तो क्लाइमेट चेंज भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। हमने इसमें देखा, इस फिगर के थ्रू हमने समझा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की नीड क्या है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्यों ज़रूरी है, क्योंकि 3 पॉइंट्स हमने देखे। क्लाइमेट का चेंज, क्लाइमेट चेंज होगा तो हमारे लिए रहना पॉसिबल नहीं है, हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अचानक से टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, जिस टेम्परेचर की वजह से जो एक्सट्रीम वेदर एक्टिविटीज़ हैं वो आने लगी हैं, तो ये हमारे लिए खतरा है, हमारी लाइफ को खतरा है। तो ये क्लाइमेटिक चेंज। दूसरा, राइजिंग सी लेवल्स, अचानक से लेवल सी का बढ़ जाना या कुछ भी चेंज आना, ये आता है क्लाइमेटिक चेंज के अंदर। दूसरा पॉइंट हमने देखा, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, और 2 बिल्कुल बेसिक रिसोर्सेज, खाना और पानी, फूड एंड वाटर। ये दोनों चीज़ें हमारे लिविंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इन चीज़ के लिए भी हमें स्कार्सिटी, कमी देखने को मिल सकती है। जैसे फूड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर हमने चीज़ों को ठीक से जितना यूज़ है उतना ही हम कंज्यूम करें, और फ्यूचर के लिए बाकी चीज़ बचा के रखें। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमें आने वाले टाइम में, फ्यूचर टाइम में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज में हमने 2 देखा, फूड का और वाटर का। वाटर, 2/3 पॉपुलेशन पूरा वर्ल्ड की, अगर वाटर के लिए हमने काम नहीं किया, वाटर को सेव नहीं किया, तो 2/3 पॉपुलेशन हमारी वाटर स्कार्स एरियाज में चली जाएगी, यानी कि हमें नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं होगा। और आज हम पानी को कितना वेस्ट करते हैं। तीसरा पॉइंट हमने देखा था, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि जितना अवेलेबल है उसका एक्सेसिव हम यूज़ कर रहे हैं। कि कोई चीज़ अगर हमें फ्री मिल रही है, तो कहीं फ्री वाईफाई है तो सब डाउनलोड कर लो, सब रख लो, तो वैसे ही ओवर एक्सप्लॉइट हमें चीज़ों को नहीं करना है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हमने देखा कि 3 पॉइंट से हमने देखा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ज़रूरत क्यों है। क्योंकि स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज हमारे पास एक पर्टिकुलर अमाउंट में ही अवेलेबल है, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। दूसरा, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, और तीसरा, क्लाइमेटिक चेंज। ये 3 पॉइंट्स हमने देखा कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ज़रूरत क्यों है। आगे हम देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सोलर एनर्जी। The greatest advantage of solar energy is that it is completely free and is available in limitless supply. इसका मतलब है सोलर एनर्जी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के एग्जाम्पल कैसे है, क्योंकि सब सोलर एनर्जी का
सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि ये कम्प्लीटली फ्री है, हमें कोई कॉस्ट इसका या कोई टैक्स हमें नहीं देना है, कम्प्लीटली फ्री है। और ये अवेलेबल है लिमिटलेस सप्लाई में। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप सिर्फ इतना यूज़ कर सकते हैं, इसके बाद आपका कनेक्शन काट दिया जाएगा या फिर आपको इसका ज़्यादा चार्ज देना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक तो कम्प्लीटली फ्री है और दूसरा ये अवेलेबल है लिमिटलेस सप्लाई में कि आप कितना भी यूज़ कर सकते हैं। इट प्रोवाइड्स it provides huge benefit to consumers and help in reducing pollution। यानी कि ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करती है कंज्यूमर्स को और पॉल्यूशन कम करने में बहुत हेल्प करती है। सोलर एनर्जी, इसलिए गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है इन चीज़ों को, सोलर एनर्जी से जुड़ी चीज़ों को, कि सोलर पावर प्लांट, सोलर पैनल्स, इन चीज़ों को प्रमोट कर रही है क्योंकि ये फ्री है और दूसरा लिमिटलेस सप्लाई है, कितना भी यूज़ करो। सन इतना नहीं बोलता कि अभी 2 घंटे तक आप 9 से 11, 9 से 12 इतना यूज़ कर लो, उसके बाद मैं चला जाऊँगा, ऐसा नहीं है। सन दिन में जिस टाइम आता है और शाम में 5 या 6 बजे तक जितना टाइम है उतना रहता है कि आपको जितना यूज़ करना है आप करो। तो ये लिमिटलेस सप्लाई है सन की। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सोलर एनर्जी। आगे हम देखते हैं दूसरा पॉइंट है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी इट इज़ रेडिली अवेलेबल एनर्जी सोर्स, यानी कि ये एक ऐसा एनर्जी सोर्स है जो रेडली, ईजिली और फास्ट अवेलेबल है हमारे पास। इट कैन सर्व मोर देन जस्ट द इंडिविजुअल। अब अगर हम कोई विंड मिल लगाते हैं तो ऐसा नहीं कि उसका कुछ पॉल्यूशन है, कि उसका वेस्ट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो विंड एनर्जी एक तो रेडली अवेलेबल है, ईजिली अवेलेबल है, और दूसरा ये सिर्फ एक इंडिविजुअल के लिए नहीं है, ये बहुत सारे लोगों के लिए, वहाँ के आसपास के लोगों के लिए, उससे हम किसी भी तरीके का प्रोडक्शन कर सकते हैं। विंड एनर्जी से जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है विंड मिल्स के थ्रू, हम उनसे कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो विंड एनर्जी रेडली अवेलेबल एनर्जी सोर्स है और ये सिर्फ एक इंडिविजुअल के लिए नहीं है, ये एक बड़े लेवल पे काम करती है और मोर देन 1 इंडिविजुअल को सर्व करती है। अगला हम देखते हैं क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन is defined as the successive planting of different crops on same land to improve soil fertility। क्रॉप रोटेशन एक ऐसा मेथड है जो कि हम अपनी कॉमन लाइफ, डेली लाइफ में सुनते और देखते हैं। होता क्या है क्रॉप रोटेशन? क्रॉप रोटेशन में हम क्या करते हैं, जैसे रबी और खरीफ 2 टाइप की क्रॉप्स होती हैं। तो जब रबी का टाइम आता है हम रबी क्रॉप्स बो देते हैं, पूरा उसका कल्टीवेशन होता है, लास्ट में हम उस क्रॉप को काट लेते हैं। अब कुछ टाइम बचता है जब, तो हम दूसरी तरीके की रबी क्रॉप, अगर रबी बोई थी उसके बाद हम खरीफ बो देते हैं, अगर खरीफ बोई थी उसके बाद हम रबी वाले सीजन में रबी क्रॉप बो देते हैं। अभी ये जो हम डिफरेंट क्रॉप्स लगाते हैं सेम लैंड में, इससे क्रॉप रोटेशन का कुछ ना कुछ तो फ़ायदा है। तो इससे क्या होता है, इसकी फर्टिलिटी इम्प्रूव होती है सॉइल की, क्योंकि अगर रबी क्रॉप्स को जो लैंड से मिनरल चाहिए वो रबी सीजन में मिल जाते हैं। अब जो लैंड के अंदर खरीफ वाली क्रॉप को मिनरल्स देने थे वो अभी उसके अंदर ही है, वो सब उसी सॉइल के अंदर रह जाएंगे अगर उसमें हम सिर्फ रबी क्रॉप, फिर उसके बाद रबी क्रॉप, फिर उसके बाद रबी क्रॉप, सिर्फ रबी क्रॉप ही लगाते रहें। अगर हम खरीफ क्रॉप लगाएंगे ही नहीं तो जो मिनरल्स सॉइल के अंदर खरीफ क्रॉप्स वाले थे, जो खरीफ क्रॉप को हेल्प कर सकते थे, वो उसे नहीं मिलेंगे। तो जब हम रोटेशन करते हैं रबी क्रॉप के टाइम पर रबी क्रॉप और खरीफ टाइम के क्रॉप पर खरीफ क्रॉप्स, तो इन दोनों को जब हम टर्न बाय टर्न सेम लैंड के अंदर लगाते हैं तो इस मेथड को हम बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। और इससे फ़ायदा क्या होता है कि सॉइल के अंदर जितने भी मिनरल्स हैं, जितने भी पोषक तत्व हैं, वो सब यूज़ होते हैं। ऐसा नहीं होता कि जिस
जो हमने क्रॉप नहीं लगाई है वो सब मिनरल्स मिट्टी के अंदर रह गए, वो हमारी क्रॉप के अंदर पहुंच ही नहीं पाए। तो ऐसा नहीं होता, क्रॉप हम रोटेट कर देंगे तो जिस क्रॉप को जो भी मिनरल्स लैंड से चाहिए वो उसे अवेलेबल होते हैं, मिल जाते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रॉप रोटेशन, कि जिस टाइम पे जिस अलग अलग क्रॉप्स हम सेम लैंड के अंदर लगा सकते हैं टाइम टू टाइम। अब इसका फ़ायदा क्या है? इट इज़ बेनिफिशियल बिकॉज इट इज़ केमिकल फ्री। अब ये बेनिफिशियल क्यों है? क्योंकि ये केमिकल फ्री है, और साथ ही साथ इट हैज़ बीन प्रूवन टू मैक्सिमाइज द ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ लैंड। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि ये केमिकल फ्री है, और साथ ही साथ ये भी पता चला है कि ऐसा करने से, क्रॉप रोटेशन वाला मेथड फॉलो करने से हमारी ग्रोथ पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाती है किसी भी लैंड की। यानी कि जितना उसकी ग्रोथ वाली क्षमता है, पोटेंशियल है उसके अंदर, वो सब पूरी हो जाती है क्रॉप रोटेशन अगर हम करते हैं। नेक्स्ट इज एफिशिएंट वाटर फिक्सचर्स। ये हम एग्जांपल्स देख रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। एफिशिएंट वाटर फिक्सचर्स पढ़ते हैं, इसमें क्या है? रिप्लेसिंग करंट कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस एंड सपोर्टिंग द इंस्टॉलेशन ऑफ efficient shower heads, toilets and other water appliances can conserve one of Earth's precious resources. Important point है, इसका मतलब है कि जो हम करंट कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं, यानी कि अभी जो प्रैक्टिसेस, जो तरीके हम कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं या फिर जो चीज़ें हम कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं, उन्हें रिप्लेस करके हम एफिशिएंट चीज़ों का यूज़ करें। हम ऐसी चीज़ों का यूज़ करें जो किसी भी रिसोर्स को एक अच्छे तरीके से यूज़ करें, जैसे कि शावर हेड्स और टॉयलेट्स, अदर अप्लायंसेस कैन कंजर्व वन ऑफ अर्थ प्रीशियस रिसोर्सेज। ऐसे टॉयलेट्स अगर हम बना रहे हैं कि जिसमें वाटर के यूसेज की जगह कंपोस्टिंग टॉयलेट्स हैं, तो वहाँ हमारा वाटर सेव हो जाता है। या फिर शावर हेड्स, अगर हम शावर में नहा रहे हैं या फिर बाल्टी से नहा रहे हैं, तो दोनों में जितना वाटर यूज़ होगा वो अलग अलग होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि किस कंडीशन में हमारा कम वाटर यूज़ हो सकता है, कैसे हम शावर हेड्स लगा सकते हैं, कैसे हम टॉयलेट्स का इंस्टॉलेशन चेंज कर सकते हैं, और कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस में हम कैसे बदलाव ला सकते हैं कि एफिशिएंट वाटर का यूज़ हो, यानी कि वाटर का जो भी हम यूज़ कर रहे हैं वो परफेक्ट हो, वेस्टेज को हम मिनिमाइज कर सकें या बिल्कुल ख़त्म कर सकें। तो इसका एग्जांपल है कंपोस्टिंग टॉयलेट्स। कंपोस्टिंग टॉयलेट्स मतलब कि जो भी वेस्ट मटेरियल है वो कन्वर्ट हो जाता है कंपोस्ट में, बिना वाटर का मिसयूज़ हुए, ज़्यादा यूज़ हुए। तो ये कंपोस्टिंग टॉयलेट्स एग्जांपल है एफिशिएंट वाटर फिक्सचर्स का। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं ग्रीन स्पेस। ग्रीन स्पेस इंक्लूड्स पार्क्स एंड अदर एरियाज वेयर प्लांट्स एंड अदर वाइल्ड लाइफ आर एनकरेज्ड। ग्रीन स्पेस क्या होता है? ग्रीन स्पेस वो स्पेस है जहाँ पर पार्क्स हैं या फिर प्लांट्स हैं या फिर ग्रीनरी है, जहाँ पर वाइल्ड लाइफ रह सकती है। वहाँ वाइल्ड लाइफ को हम प्रमोट करते हैं, बढ़ावा देते हैं। तो कोई भी ऐसा ग्रीन एरिया, या तो वो पार्क हो सकता है, या वो गार्डन हो सकता है, या वो कोई भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो सकती है, यानी कि कोई भी ऐसा एरिया जो ग्रीन है, जो कि ग्रीनरी वाला है और वो वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट करता है, तो उसे हम बोलते हैं ग्रीन स्पेस। इट हेल्प्स इन रेगुलेटिंग एयर क्वालिटी एंड क्लाइमेट। ये एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करता है और साथ साथ क्लाइमेट को भी इम्प्रूव करता है, क्योंकि ट्रीज़ CO2 अंदर लेते हैं और बदले में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो जितने ज़्यादा ट्रीज़ होंगे उतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड वो अपने अंदर लेंगे, उतना ज़्यादा ऑक्सीजन छोड़ेंगे, और एनवायरनमेंट में जितनी कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी और ऑक्सीजन ज़्यादा होगी, उतनी फ्रेशनेस रहेगी, उतना वहाँ का एयर क्वालिटी अच्छा होगा। पॉल्यूशन, ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड और पॉल्यूटेंट गैसेस
तो जितना ज़्यादा ऑक्सीजन रहेगा उतना ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। तो ग्रीन स्पेस को हम इसलिए प्रमोट करते हैं क्योंकि एयर क्वालिटी उससे अच्छी हो जाती है और साथ ही साथ क्लाइमेट कंडीशंस अच्छी हो जाती हैं। Also helps in recharging groundwater and protects lakes and streams from pollution। अब ग्रीन स्पेस ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में, अब हम जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक हमारे घर के पास एक पार्क है और एक सीमेंटेड पोर्शन है, सीमेंटेड यानी स्लैब डला है, रोड वाला पोर्शन है। तो जो रोड है पुरानी, वहाँ बारिश होती है तो वहाँ गड्ढों में पानी भरा रहता है, वो ग्राउंड तक नहीं पहुँच पाता, वो पानी उधर भरा रहता है। उसमें बहुत टाइम तक अगर निकलने की जगह ना हो तो वहाँ मच्छर आने लगते हैं और मच्छर फिर अपनी डिसीजेस, मलेरिया ये सब फैलाना स्टार्ट कर देते हैं। तो एक जगह हम देखा पार्क है और दूसरी जगह सीमेंटेड पोर्शन है, सीमेंटेड स्लैब कुछ ऐसा है। तो जहाँ पे सीमेंटेड वाला एरिया रहेगा वहाँ पानी ट्रैप हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा और उसे रिचार्ज होने की, उसे ग्राउंड तक जाने का रास्ता नहीं मिलेगा, वो इकट्ठा रहेगा और पॉल्यूशन करेगा, मॉस्किटोज उसमें प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगे। और दूसरी साइड जो ग्रीन एरिया है, ग्रीन एरिया में पानी जाएगा, वहाँ से पानी ग्राउंड वाटर तक पहुँच जाएगा। अब इससे हमारा ग्राउंड वाटर टेबल भी रिचार्ज हो जाएगा और साथ ही साथ जो घास वाला एरिया था वहाँ घास भी आनी स्टार्ट हो जाएगी और वो देखने में भी अच्छा लगेगा। तो जो ग्रीन स्पेस है वो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है एंड प्रोटेक्ट्स लेक्स एंड स्ट्रीम फ्रॉम पॉल्यूशन। लेक्स और जितने भी स्ट्रीम्स हैं वो उन्हें पॉल्यूशन से बचाता है। तो हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के एग्जांपल्स देखे, सोलर एनर्जी लिमिटलेस है और फ्री है। दूसरा हमने देखा विंड एनर्जी, विंड एनर्जी रेडिली अवेलेबल है और ये इंडिविजुअल को ना सर्व करके बहुत सारे लोगों को सर्व करता है और हेल्प करता है। नेक्स्ट, क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन इज डिफाइंड एज द सक्सेसिव प्लांटिंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स ऑन सेम लैंड टू इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी। जैसे मैंने समझाया था, क्रॉप रोटेशन भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एग्जाम्पल है। फिर हमने देखा एफिशिएंट वाटर फिक्सचर्स, कि हम कंस्ट्रक्शन की प्रैक्टिसेस को चेंज करके ऐसा कंस्ट्रक्शन करें, ऐसी प्रैक्टिसेस हम फॉलो करें कि किसी भी चीज़ का मिसयूज़ ना हो और हर चीज़ का प्रॉपर यूज़ हो। नेक्स्ट हमने देखा ग्रीन स्पेस। अभी हम देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है। यानी कि हमने सुन तो लिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा क्या, क्या हम ऐसा काम करें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पढ़ते हैं हम कि ये होता क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वर अडॉप्टेड बाय ऑल यूएन मेंबर्स इन 2015। 2015 में यूएन मेंबर्स ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अडॉप्ट किया, यानी कि अपनाया कि अब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इनिशिएटिव लेते हैं, स्टार्ट करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट अपने प्लैनेट को प्रोटेक्ट करने के लिए और इंश्योर करने के लिए कि पीपल एंजॉय पीस एंड प्रॉस्पेरिटी बाय 2030। यानी कि 2030 तक लोगों में शांति हो और प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि हो। तो कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए गए। देखते हैं ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या हैं। देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में आपको 17 गोल्स दिख रहे होंगे इधर। अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं क्या। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यूएन ने दिया है कि 2030 तक सब लोग पीस और प्रॉस्पेरिटी के साथ रहें। तो अब देखते हैं क्या क्या है। फर्स्ट इज नो पॉवर्टी, यानी कि गरीबी बिल्कुल ख़त्म करना। और गरीबी कब ख़त्म होगी, जब प्रॉपर हर चीज़ का यूज़ होगा, प्रॉपरली सबको फूड अवेलेबल होगा, प्रॉपरली सबको शेल्टर अवेलेबल होगा, वाटर अवेलेबल होगा, तो पॉवर्टी नहीं रहेगी। पहला पॉइंट है नो पॉवर्टी। सेकंड हम देखते हैं ज़ीरो हंगर। पहला गोल
कि नो पॉवर्टी, कोई भी गरीबी नहीं रहनी चाहिए किसी भी कंट्री में। दूसरा, ज़ीरो हंगर, कोई भी व्यक्ति बिना खाना खाए ना सोए, कोई भी व्यक्ति बिना खाना खाए मृत्यु नहीं हो, किसी की मौत नहीं हो, तो ज़ीरो हंगर। थर्ड इज़ गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, यानी कि सभी लोगों की हेल्थ अच्छी हो और वेल बीइंग हो अच्छी हेल्थ और वेल बीइंग हो। थर्ड गोल हमारे पास ये है। फोर्थ है क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन का क्या मतलब है कि एजुकेशन सिर्फ इतना ही नहीं कि इंसान एक पैराग्राफ रीड कर पाए या लिख पाए। क्वालिटी एजुकेशन का मीनिंग होता है कि जो हमने पढ़ा है हम सोच समझ के डिसीजन ले पाएँ कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, और दूसरे के लिए भी हम कुछ कर पाएँ, हेल्प कर पाएँ, तो वो है क्वालिटी एजुकेशन। फिफ्थ है जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी का मतलब है कि मेल्स और फीमेल्स को इक्वली ट्रीट किया जाए। जैसे विमेन हरासमेंट, ऐसे केसेस होते हैं, तो ऐसा ना हो। विमेन को भी हमारे इंडिया में सेम लेवल तक माना जाए कि घर के साथ साथ वो जॉब्स भी कर पाएँ और हर एरिया में इक्वल ट्रीट उन्हें किया जाए। तो विमेन और मेन दोनों को इक्वल ट्रीट करने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल है जेंडर इक्वालिटी। नेक्स्ट इज सिक्स्थ, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। क्लीन वाटर, अब हमें रहने के लिए साफ़ पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम साफ़ पानी नहीं पिएंगे तो हम बीमार हो जाएंगे, और बीमार हो जाएंगे तो थर्ड गोल गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग हम नहीं रह पाएंगे। तो क्लीन वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ सैनिटेशन, क्लीन वाटर के साथ साथ साफ़ सफाई मेंटेन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेवेंथ पॉइंट है हमारे पास अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, यानी कि ऐसी एनर्जी हो हमारे पास जो कि अफोर्डेबल हो, हम अफोर्ड कर पाएँ। हर एक इंसान, चाहे वो लोअर सेक्शन से हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो मिडिल क्लास हो, तो ऐसी एनर्जी सोर्सेज, ऐसी एनर्जीज़ जो कि अफोर्डेबल हो हमारे लिए, वैसी हम प्रोड्यूस कर पाएँ और वो हर एक इंसान तक मिल पाए। एट्थ इज डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। इसका मतलब है कि डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, वर्क हम अच्छे तरीके से करें, और अगर हम सब अच्छे तरीके से काम करेंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जैसे हम स्टूडेंट्स हैं, अगर हम अच्छे से पढ़ते हैं, हम टीचर अच्छे से पढ़ाते हैं, कोई कंपनी है वहाँ के सब मैनेजर्स, वहाँ के लेबर्स, वहाँ के जितने भी वर्कर्स हैं, अगर वो सब डिसेंसी से सब अपना काम अच्छे से करते हैं तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो पाएगी। इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो वो कंट्री डेवलप करेगा, और वो कंट्री डेवलप करेगा तो वहाँ पे प्रॉस्पेरिटी आएगी और पीस आएगा। 8 पॉइंट इज डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। 9th पॉइंट देखते हैं। 9th इज इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंडस्ट्रीज़ बहुत सारी बने, नए नए इनोवेशंस हों और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो। इसका मतलब है कि जब नई इंडस्ट्रीज़ बनेंगी, नए नए इनोवेशन होंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर, आसपास का एरिया, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, इससे भी किसी भी कंट्री की, किसी भी एरिया की ग्रोथ होगी और प्रॉस्पेरिटी आएगी। 10th, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़। जितनी भी इनइक्वालिटीज़ हैं, जैसे हमारी सोसाइटी में कास्ट, इन चीज़ों को, इस मैटर को बहुत ज़्यादा बढ़ाया जाता है। कोई भी इंडिया में मैटर होता है तो उसे डायरेक्टली हम कास्ट से जोड़ते हैं, जो कि बहुत ही ऐसा नहीं हमें सोचना चाहिए। बहुत ही बेकार रीज़न है ये चीज़ से देखने का कि कोई भी इंसान किस कास्ट से बिलोंग करता है, जबकि हर एक इंसान को इक्वल ट्रीट करना चाहिए, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, किसी भी क्रीड से हो, किसी भी रेस से हो, गोरा है, काला है, अमीर है, गरीब है, किसी भी कास्ट का है, तो उसके लिए कोई भी इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म करना चाहिए और सभी को एक ही लेवल पर ट्रीट करना चाहिए। अगला है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। इसका मतलब है सस्टेनेबल सिटीज़ हों, यानी कि
ऐसी सिटीज़, ऐसी कम्युनिटीज़ जहाँ पे डेवलपमेंट प्रॉपर हो, बिल्डिंग्स, जहाँ जितनी बिल्डिंग्स की ज़रूरत है बिल्डिंग्स हों, ऐसी सिटीज़ हों जो प्रॉपरली ग्रीन स्पेस भी वहाँ अवेलेबल हो, प्रॉपर वाटर भी अवेलेबल हो, सब इंसानों के लिए खाने पीने की चीज़ें अवेलेबल हो। तो ऐसी सिटीज़ जहाँ और ऐसी कम्युनिटीज़ जहाँ एक डेवलपमेंट ऐसा हो पाता है कि हर चीज़ प्रॉपर है, तो उसे हम बोलते हैं सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। ये गोल है कि हर एक सिटी और हर एक कम्युनिटी, कोई भी एरिया सस्टेनेबल हो पाए। 12th इज़ रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। इसका मतलब है जो भी कंजप्शन हम कर रहे हैं या फिर जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, कंजप्शन मीन्स किसी भी चीज़ का यूज़, प्रोडक्शन मीन्स किसी भी चीज़ का बनना। इसका मतलब है कि कोई भी चीज़ अगर प्रोड्यूस हो पा रही है, सपोज़ हम खाना खाते हैं तो हमें खाने के लिए जितनी भी चीज़ें उगाता है किसान, तो उसका प्रोडक्शन हमें देखना पड़ेगा कि इतना प्रोडक्शन हमारे लिए बहुत है या नहीं, या फिर जिस चीज़ की कमी आ रही है उस चीज़ को और प्रमोट किया जाए, उस चीज़ को और बढ़ावा दिया जाए। अगर प्रोडक्शन को हम बढ़ाएंगे और कंजप्शन प्रॉपर हो पा रहा है, यानी कि एक दूसरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिपेंड है। अगर हम कंज्यूम ज़्यादा कर रहे हैं तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए उस चीज़ की कि वो प्रोड्यूस भी ज़्यादा अमाउंट में हो, और अगर किसी चीज़ का कंजप्शन कम है तो उस चीज़ का प्रोडक्शन भी कम हो। यानी कि एक लेवल, एक मेंटेन करना चाहिए कि एक लेवल की अगर कोई चीज़ ज़्यादा यूज़ हो रही है तो वो ज़्यादा प्रोड्यूस भी हो, और अगर किसी चीज़ का यूज़ कम है तो उसे कम प्रोड्यूस किया जाए, जिससे कि वेस्टेज कम हो और प्रॉपर यूज़ हो किसी भी चीज़ का। तो ये है 12th पॉइंट, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। 13th पॉइंट इज़ क्लाइमेटिक एक्शन। क्लाइमेटिक एक्शन के अंदर वही सारे पॉइंट्स आ जाते हैं, ग्लोबल वार्मिंग या फिर जितने भी तूफान आते हैं, जितना भी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छी नहीं है, उन्हें कम किया जाए, और जो एक्टिविटीज़ हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारे क्लाइमेट के लिए अच्छी हैं, उन्हें बढ़ावा दिया जाए, उन्हें प्रमोट किया जाए। तो ये सब कुछ चीज़ें आती हैं क्लाइमेटिक एक्शन में। 14th इज़ लाइफ बिलो वाटर। अब हमने सब ह्यूमन बींग्स की तो बात कर ली, लेकिन हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे इकोसिस्टम में एनिमल्स भी हैं, चाहे वो लैंड वाले हों, चाहे वो वाटर वाले हों, हर एक एनिमल भी हमारे लिए ज़रूरी है। तो लाइफ बिलो वाटर, हमें जो वाटर की लाइफ है, चाहे वो फिश हैं, चाहे वो क्रोकोडाइल हैं, चाहे वो कोई भी एनिमल है, हमें सबका ध्यान रखना चाहिए कि हम कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करें जिससे किसी भी लाइफ को हम हार्म करते हैं, कोई भी लाइफ को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो हमारी प्रैक्टिसेस ऐसी होनी चाहिए कि किसी भी चीज़ को हम नुकसान ना पहुंचाएं, और लाइफ बिलो वाटर भी सेफ रह सके और उसे भी बढ़ावा मिल सके। 15th पॉइंट इज़ लाइफ ऑन लैंड। लैंड पे जो लाइफ है, चाहे वो बर्ड्स हों, चाहे वो एनिमल्स हों, चाहे वो इंसेक्ट्स हों, किसी भी टाइप की लाइफ, हम उसे प्रमोट करें और किसी को भी एक्सप्लॉइट ना करें। 16th पॉइंट इज़ पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। किसी भी एरिया में, किसी भी कम्युनिटी में, किसी भी कंट्री में पीस रहे, जस्टिस रहे और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस हों। जब हम अच्छा पढ़ेंगे तो अच्छी चीज़ें हमारे बिहेवियर में आएंगी, हम उन प्रैक्टिसेस को फॉलो करेंगे तो हम पीस मेंटेन करेंगे, और अगर ऐसा नहीं होता है तो जस्टिस भी प्रॉपर मिलना चाहिए। तो पीस, जस्टिस और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, ये हमारा 16th पॉइंट है। इसके बाद आता है 17th, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। यानी कि अब इतना बड़ा इनिशिएटिव है सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो कि यूनाइटेड नेशंस ने स्टार्ट किया है, ये सिर्फ अगर एक बंदा फॉलो करे तो ये पॉसिबल नहीं है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो पाए। तो इसकी जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति की नहीं है, ये जिम्मेदारी हर कंट्री की है, हर सिटी की है, हर कम्युनिटी की है और हर एक इंडिविजुअल की भी है। तो इसका मतलब है किसी भी गोल के लिए हमें पार्टनरशिप करनी होगी कि जो जहाँ पे जिस चीज़ का ओवर यूज़ है वो कम किया जाए, जहाँ कोई अच्छा काम कर रहा है उसे प्रमोट किया जाए, उसे बढ़ावा दिया जाए। तो ऐसी प्रैक्टिसेस जहाँ
सबका साथ ज़रूरी है। तो ऐसे हमें इन चीज़ों में पार्टनरशिप्स करनी होंगी और इन चीज़ों को साथ मिलकर हैंडल करना होगा। तो ये थे हमारे 17 पॉइंट्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बाकी का टॉपिक फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्शन का हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।